Good morning, guys. My name is Shivam Sani. I'm from Hisar, Haryana, and currently I'm pursuing masters in computer science and engineering. Well, it's already completed. I'm just focusing on my research publication to get my degree, and I have done my bachelor's and my master's from computer science as well. आज हम बात करेंगे साइंस के एक ऐसे चैप्टर के बारे में जो हम हमारी डेली लाइफ में हमेशा देखते हैं, बट हमको बस पता नहीं, हम चीजें बस इग्नोर कर देते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि चीजों को इग्नोर नहीं करना है। जो चीजें कई लोगों के आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी भी होगी कि यार ये चीज कैसे होती है, कुछ कुछ आपके जो क्यूरियोसिटी है वो मैं आज रिजोल्व कर दूंगा, ठीक है। एंड आई विल ट्राई कि आपकी थिंकिंग ऐसी बन जाए जिससे आप अपने आसपास के जो भी सराउंडिंग्स में, जो भी आपके एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें होती हैं, उसके लिए आप क्यूरियस हो जाएं कि ये चीज़ कैसे होती है। जस्ट मैं उसको ये बस मैं चीज़ कर रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं है कि मैं ये चीज़ कैसे कर रहा हूँ, तो ये मेंटालिटी एक साइंस के स्टूडेंट की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो यू हैव टू बी क्यूरियस, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, आपके अंदर क्यूरियोसिटी भरी होनी चाहिए, जिससे आप चीजों को देखकर आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आए कि यार हाउ दिस थिंग इज हैपनिंग। सो दैट्स काइंड ऑफ अ माइंड विच आई रिक्वायर, विच आई वॉन्ट यू टू हैव। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट कोई रह ना जाए। सो मैं बिल्कुल उसको स्क्रैच से शुरू करूंगा और एडवांस तक लेके जाऊं। एडवांस तो कुछ नहीं होता है, सब बेसिक ही होता है। इट जस्ट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप उन चीजों को रिलेट कैसे कर पा रहे हो, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि सराउंडिंग क्या होता है। सराउंडिंग इज एनीथिंग अराउंड अस, लाइक आई एम सिटिंग हियर, एनीथिंग अराउंड मी इज माय सराउंडिंग। दिस बुक, दिस टेबल, दिस लैपटॉप, दिस एयर, दिस रूम, this is my surrounding. Same goes with you, okay? So this is what we call surrounding. So now let's talk about matter. Matter क्या होता है? Anything that we can touch, we can see or we can feel is a matter. Like this book, like this is a notebook, I can touch it, I can see it, and I can feel it on my hand when I'm touching it. So this is matter. Same goes with this air in my room. So currently the AC is on, the air is a little bit cool, so I can feel it, and when the AC is turned off, air in my room becomes warm, so that too I can feel it. So I can feel the air, okay. Air is also a matter. Same goes with water, same goes with any liquid. I can see it, we can see that liquid, we can touch that liquid, we can feel that liquid. So liquid is also a matter. और हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीजें हैं वो इन तीन ही स्टेट में होंगी ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अभी के लिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आगे जो चीजें हो रही है ना वो भी मेरे को भी नहीं पता है ना आपको पता है। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं तो वो हमारे लिए अभी तक की सबसे लेटेस्ट नॉलेज ही है हमारे लिए। लाइक मैं अगर आपको बोल रहा हूँ ना कि ओनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर ही हैं अभी। आगे अगर कभी कोई आई तो फिर देखेंगे। अभी के लिए देयर आर ओनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ओके। सो व्हाट आर दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम समझते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ मैटर के बारे में। मैटर कैन बी एक्सप्लेन्ड इन अनदर वे। एनीथिंग इन द यूनिवर्स that have some mass or occupy some space, it's called as matter. Anything that have some mass and volume, it have some mass, it weighs something, it has volume, it occupies some space. Like this is a notebook. इस रूम के अंदर इस नोटबुक में कितना स्पेस, कितनी वॉल्यूम है इसकी, इतनी लेंथ, इतनी ब्रेथ और इतनी हाइट, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। तो इस रूम के अंदर इस बुक ने इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है। दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ मैटर। Anything that weighs something and have some volume, it called as matter. समझ गए 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने देख लिया कि एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, एक गैस होता है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ये तो हम चीजें देख के बता पा रहे हैं, बट व्हाई आर दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? टू आंसर दिस क्वेश्चन वी हैव टू गो इन डेप्थ ऑफ मैटर्स, जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। व्हेन वी गो डीप इनसाइड द मैटर, we will see matter is composed of, matter is made up of small particles. अब पार्टिकल्स क्या होते हैं? मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी हम पढ़ेंगे वो अभी तक हमारे लिए सबसे लेटेस्ट नॉलेज होगी। अगर आगे जाके हम कुछ अगर पढ़ रहे हैं तो वो हमारी नॉलेज अपडेट होती जाएगी, हमारी नॉलेज में हम इजाफा करते जाएंगे। अब मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या होते हैं कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। लाइक हम किलोमीटर को मेजर करते हैं, लेट्स से कि सेंटीमीटर, मैंने बोल दिया कि सेंटीमीटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर को सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी उसकी? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर करके हमने 1 किलोमीटर बना दिया, ठीक है। ऐसे ही मैटर होता है, एक पार्टिकल को मिला के हमने एक मैटर बना दिया।
तो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बारे में हमने देख लिया। अब मैंने ऐसा क्यों बोल दिया कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स? एट माइक्रोस्कोपिक लेवल इट इज प्रूवन दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, एंड टू प्रूव इट, लाइक एक्सपेरिमेंट करके भी मैं इसको बता सकता हूँ कि हाँ, ये आपकी 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की बुक में काफी एक्सपेरिमेंट्स होंगे, ये आप जाके देख सकते हो। मैं ना इतना बिलीफ नहीं रखता हूँ कि मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँ आपके चैप्टर को, आपकी बुक को, फिर वो मुझे ना वो रीडिंग लगता है कि मैं जस्ट आई एम रीडिंग एंड आई एम कन्वर्टिंग दो सेंटेंसेज इन जस्ट एन ईजी लैंग्वेज। मैं उन चीज़ों में बिलीफ नहीं रखता हूँ। मैं आपको जो बताऊंगा आप अपने माइंड को मेरे स्पीड के साथ रिलेट कर पाओ। मैं बिल्कुल स्लोली पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें कुछ वो भी नहीं है कि थिंग्स विल गेट लेफ्ट। सो जस्ट ट्राई टू रिलेट विद माई साइकी, मेरी साइकी के साथ रिलेट करिए, अपनी इमेजिनेशन चलाइए, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके साथ अपनी साइकी को रिलेट कर पाइए, अपनी इमेजिनेशन में चीज़ों को रिलेट करिए, तो थिंग्स विल गेट इन आवर फेवर। कि भाई ये मैटर डिफरेंट क्यों होते हैं? ऑब्वियसली ये डिफरेंट होते हैं तो इनकी कॉम्पोजिशन में कुछ ना कुछ फर्क होगा। दो चीज़ें पड़ी है मेरे पास, तो ऑब्वियसली दो चीज़ें अगर अलग फंक्शन कर रही है, उनकी अलग करेक्टरिस्टिक्स है, तो ऑब्वियसली वो दो चीज़ें अलग अलग बनी होंगी, उनकी कंपोजिशन ऐसी हुई होगी, वो अलग अलग बनी है। उनकी कंपोजिशन अलग अलग है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये उस पर्टिकुलर मैटर के अंदर के पार्टिकल्स डिसाइड करेंगे कि उन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी है, पार्टिकल्स की मूवमेंट कैसी है। ये चीजें डिसाइड करेंगी कि एक मैटर वो सॉलिड होगा, वो लिक्विड होगा, या वो गैस होगा। तो लेट्स टॉक अबाउट सॉलिड। तो सॉलिड में क्या होता है कि पार्टिकल्स आर डेंसली पैक्ड। पार्टिकल्स होते हैं वो काफी डेंसली पैक्ड होते हैं, उनमें मूवमेंट नहीं हो पाती है। और एक यूनिवर्सल फैक्ट मैं जो भी आपको बताऊंगा वो ये है कि पार्टिकल्स जो होते हैं, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है एक मैटर की, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दे आर कंटिन्यूअसली इन मोशन। वो रुकते नहीं है, वो कंटिन्यूअसली मोशन के अंदर है। अब सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, तो वो मूव कर पाएंगे बट बहुत ही लिटिल एक्सटेंट से। वो मूव नहीं कर पाएंगे, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाएंगे, बट ऑन सम एंकर पॉइंट दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग। लाइक दिस इज अ पार्टिकल, लाइक ये एक पार्टिकल है, इतना पूरा आप समझ लीजिए, ये दिस इज अ पार्टिकल। तो व्हेन आई सेड कि पार्टिकल्स आर डेंसली पैक्ड, तो इस पार्टिकल इसके इधर भी पार्टिकल, इसके इधर भी पार्टिकल, दे आर नॉट एबल टू मूव फ्रीली। बट मैंने ये भी कहा है कि पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन, तो वो मूव कैसे कर रहे हैं? तो दे आर जस्ट मूविंग एट सम एंकर पॉइंट लाइक दिस। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज व्हाट वी कॉल वाइब्रेशन। सो इन सॉलिड, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर जस्ट वाइब्रेटिंग, एंड इन केस ऑफ लिक्विड द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर लिटिल बिट हायर। पार्टिकल्स थोड़े ऐसे मूव कर रहे हैं, थोड़े ऐसे मूव कर रहे हैं। पार्टिकल्स कैन मूव मच हायर देन सॉलिड्स, बट इन गैस पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली। पार्टिकल्स एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो पार्टिकल्स के अंदर बहुत ज्यादा गैप होता है। दे आर नॉट डेंसली पैक्ड, दे आर लीस्ट डेंसली पैक्ड, दे आर नॉट पैक्ड एट ऑल, आई वुड से। So they can move freely. So this is the basic difference between the different states of matter. तो ये सब चीजें स्टेट्स हो गई, उसकी एक लिक्विड स्टेट होगी, एक सॉलिड स्टेट होगी और एक गैसियस स्टेट होगी। तो इन स्टेट में डिफरेंस क्या हो गया कि एक सॉलिड के अंदर टाइटली पैक्ड है, लिक्विड के अंदर के बीच थोड़ा गैप ज्यादा है, दे कैन मूव लिटिल बिट हायर देन द सॉलिड्स। गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली। एक्सपेरिमेंट बता सकता हूँ, ये आपकी बुक में भी मिल जाएगा कि टेक सम वाटर इन अ ग्लास, एड सम टीस्पून्स ऑफ सॉल्ट. So you will see that the salt will get mixed. You won't be able to see white crystal of salts in that water. It mixed into the water. What will happen here? The particles of salt, वो जो हमारे को white जो भी उसके crystal दिख रहे थे, are those particles? No, those are crystals. Particles cannot be seen with naked eyes. वाटर के अंदर हमने नमक को डाला कि जो salt के particles थे वो वाटर के पार्टिकल्स के जो बीच में जो थोड़ा बहुत गैप था, कहीं वहां चले गए, कहीं इधर चले गए, मिक्स हो गए वो। तो दैट्स हाउ दे डिसअपीयर। आई टोल्ड यू पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन with naked eyes, that's why we won't be able to see those salt particles. तो ये एक एक्सपेरिमेंट से आप प्रूव कर सकते हैं कि it is made up of particles. अब एक काम करते हैं कि एक बेसिक डिफरेंस हम देख लेते हैं कि सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है और गैस में क्या होता है। तो सॉलिड में क्या होता है कि सॉलिड है फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, फिक्स्ड शेप होता है। सॉलिड में क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर हाई, दैट्स व्हाई दे आर टाइटली पैक्ड। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लिक्विड में वो सॉलिड से कम होती है, गैस में और कम होती है। सॉलिड के अंदर मिनिमम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है, लिक्विड में थोड़ी ज्यादा होती है, गैस में बहुत ज्यादा होती है। सॉलिड्स में पार्टिकल्स आर डेंसली पैक्ड, लिक्विड में थोड़े कम पैक्ड होते हैं, एंड गैस में बिल्कुल भी पैकेड स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो दे आर जस्ट मूविंग रैंडमली फ्रीली। अब हम समझते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी टॉपिक, कोई भी अगर हम एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो सबसे पहले हम समझेंगे कि उसका लिटरल मीनिंग क्या है। तो वो हम पढ़ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है।
तो काइनेटिक का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट, काइनेटिक का मतलब होता है कि मूवमेंट हो रही है। सो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल मतलब क्या होगा कि एनर्जी ऑफ मूवमेंट, एनर्जी ऑफ मोशन। गेटिंग माय पॉइंट? मूवमेंट की जो एनर्जी है, पार्टिकल्स जब मूव करेंगे, व्हेन पार्टिकल्स आर मूविंग दे हैव सम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और जैसे जैसे ये मूवमेंट बढ़ती जाएगी, मतलब मूवमेंट अगर ज्यादा हो रही है तो मूवमेंट ज्यादा हो रही है, मैंने बताया थी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि द एनर्जी ऑफ मोशन। तो जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी उतनी ही ज्यादा उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी। सो द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड आर लिटल टू नन। कुछ होती है, बिल्कुल भी स्टेशनरी कोई स्टैटिक नहीं होता, थोड़ी बहुत मूवमेंट होती ही है। तो अब मैंने बताया कि उसमें मूवमेंट बहुत कम है, तो उन पार्टिकल्स इन सॉलिड्स हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी, और particles in liquid have little bit higher kinetic energy, and particles in gas, since they can move freely randomly and like वो बहुत ज़्यादा मूव कर सकते हैं, the kinetic energy of particles in gaseous state of matter is highest। Getting my point? तो अब हम देखते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये किस चीज पे डिपेंड करती है। मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी मेनली तो डिपेंड करती है कि उसके मोशन के ऊपर, कि पार्टिकल मूवमेंट कितनी है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। देन अब ये बात आती है कि मूवमेंट जो है पार्टिकल्स की, मूवमेंट कैसे ट्रिगर होगी, कैसे सप्रेस होगी। तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर क्या चीज होती है? मेजरमेंट ऑफ हीट हम बोल सकते हैं, बट वो हीट क्यों आई है वहां पे? हम कभी कभार यूं नहीं बोल देते हैं कि ये चीज मैंने गर्म करी तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो वो टेम्परेचर क्यों बढ़ा है? हीट देने पे वो टेम्परेचर क्यों बढ़ा है? इसका सिंपल मीनिंग है कि व्हेन वी अप्लाई हीट ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दोज पार्टिकल इंक्रीजेज। और वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई of those particles, that's why the temperature of matter has been increased। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है? वो ही एक टेम्परेचर की मेजरमेंट है। टेम्परेचर क्या हो गया? अब टेम्परेचर हो गया कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दोस पर्टिकुलर मैटर इज द टेम्परेचर ऑफ दैट मैटर। तो सिंपल वे में मैं क्या बोल सकता हूं कि टेम्परेचर इज नथिंग बट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ दैट मैटर। लाइक दिस इज अ पेन। ये पेन एक सॉलिड है। अब इस सॉलिड में जो भी इसके पार्टिकल्स होंगे उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। बेशक उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी बिकॉज मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल बहुत कम है, बट दे स्टिल पोजेस सम काइनेटिक एनर्जी। And when we apply heat on this pen, the kinetic energy of those particles increases, resulting in increased movement of particles in the densely packed structure. So that will increase the temperature of this pen. Temperature is directly related to the average kinetic energy of particles। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं एक पर्टिकुलर मैटर का टेम्परेचर में बढ़ा रहा हूं तो क्या होगा? उस पर्टिकुलर मैटर के जो भी पार्टिकल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो उस वजह से उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। समझे मेरी बात? आप ये समझो कि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ी है इस वजह से टेम्परेचर बढ़ा है, ना कि टेम्परेचर बढ़ा है इस वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है हीट देने से, मैंने उसको टेम्परेचर नहीं दिया है। मेरा जो एक्शन है वो मैंने हीट प्रोवाइड करी है, ना कि मैंने उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करा है। टेम्परेचर तो उसका एक बस एक रिजल्ट है जो मैं मेजर कर रहा हूं। गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हेन वी अप्लाई हीट ऑन अ मैटर, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज, जिस वजह से उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने सारा डिस्कस कर लिया। एक्चुअली बच्चों थोड़ा आप इसको रिलेट कर पाना, क्योंकि अभी आई डोंट हैव बोर्ड्स और थोड़ा मैं प्रेजेंटेशन मेरे पास है नहीं, तो जब हम रियल में क्लास में पढ़ेंगे तो आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाओगे। यू विल हैव नो डाउट। ओके, अब एक हम बात करते हैं एक दूसरी काइंड ऑफ एनर्जी के बारे में जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। अब इसकी लिटरल मीनिंग को हम समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो पोटेंशियल का मतलब होता है कि पॉसिबिलिटी, एबल टू डू समथिंग। लाइक हम बोलते हैं ना कि ही और शी, ये लड़का और एक ये लड़की के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल क्या है? ये क्या मेजर करते हैं कि दिस पर्टिकुलर गाय और अ गर्ल हैव कैपेबिलिटी टू डू समथिंग। यही अब हम
मैटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन बता देता हूँ क्या होता है। डेफिनेशन वैसे कुछ नहीं होता कि जस्ट अ वे कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका कंक्लूजन क्या है। डेफिनेशन एक बहुत मेरे को ना नेगेटिव वर्ड थोड़ा लगता है। जस्ट कंक्लूजन होना चाहिए कि मैंने जो भी काम करा है, जो भी मैंने चीज समझी है, उससे मैं क्या कंक्लूड करता हूँ, उसको मैं प्रिसाइसली अगर एक सिंपल लाइन में मैं उसको बताऊं तो वो चीज होती है डेफिनेशन। अब हम समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, मैं आपको उसकी डेफिनेशन बता रहा था। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज द एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन अगेंस्ट द फोर्स फील्ड। अभी फोर्स फील्ड क्या होती है, चलो मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूँ। लाइक दिस इज माय हैंड एंड दिस इज पेपर वेट एंड आई हैव लिफ्ट दिस पेपर वेट विद माय हैंड टू दिस हाइट। ठीक है, अब मैं जैसे ही इसको ऊपर उठा रहा हूं ना यहां से, तो इस पर्टिकुलर पेपर वेट के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है और उस एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी का नाम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। मैंने क्या करा, मैंने इसकी पोजीशन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन मेरे हैंड से उठा के इस लेवल तक ले गया, मैंने इसकी पोजीशन में चेंज करा, तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी जिसका नाम होगा पोटेंशियल एनर्जी। और मैंने डेफिनेशन में क्या बताया था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल और अ मैटर इज द एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन अगेंस्ट द फोर्स फील्ड। अब मैंने इतना तो आप समझ गए कि इसकी पोजीशन को मैंने चेंज करा तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। ठीक है, बट मैंने डेफिनेशन में ये भी बताया कि अगेंस्ट द फोर्स फील्ड। अभी अगेंस्ट द फोर्स फील्ड, ये फोर्स फील्ड कौन सी है, यहाँ पे कौन सी फोर्स फील्ड लग रही है, इस पे बताओ। इस पे फोर्स फील्ड लग रही है ग्रेविटी, इस पे ग्रेविटी लग रही है ना। लाइक आई एम डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी तो इसको नीचे लेके जाएगी। मैंने एक फोर्स, कौन सी फोर्स लग रही है इस पे, ग्रेविटेशनल फोर्स, और मैंने उसके अगेंस्ट, एक ग्रेविटी के अगेंस्ट मैंने काम करा है। उस वजह से क्या हुआ, इस पर्टिकुलर पार्टिकल या इस पर्टिकुलर मैटर के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई, उसका नाम दिया हमने पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल, इसको हमने पोटेंशियल क्यों बोला, पर्टिकुलर पोटेंशियल ही क्यों बोला, मैंने पोटेंशियल का लिटरल मीनिंग क्या बताया था, इट हैज पॉसिबिलिटी टू डू वर्क लेटर। पोटेंशियल का क्या मतलब है कि इट हैज पॉसिबिलिटी, पोटेंशियल का क्या मतलब है, पॉसिबिलिटी। अब इसको, इसके अंदर अगर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इट हैज, नाउ इफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर पार्टिकल और मैटर, इट हैज पॉसिबिलिटी टू डू वर्क लेटर। गेटिंग माय पॉइंट, कोई भी एनर्जी अगर हमारे अंदर है तो एनर्जी क्या करेगी, वो वर्क डन करेगी ना। और पॉसिबिलिटी, इसकी क्या है पॉसिबिलिटी कि इट विल डू वर्क लेटर, व्हेन आई रिलीज दिस पार्टिकल इट विल फॉल बैक इनटू माय हैंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। इतने फिर से वर्क करा, यहां से लेके यहां तक आने का इसने वर्क करा। और वो वर्क कौन सी एनर्जी ने करवाया, वर्क कोई भी आदमी करेगा तो उसके लिए एनर्जी लगेगी ना। तो मैंने यहां से लेके यहां तक ले गए थे, बट यहां से लेके यहां तक ले जाने में तो मैंने इसमें वर्क करा, लेकिन इसको यहां से यहां तक लेके आने में जो वर्क डन हुआ है, वो वर्क डन कौन सी एनर्जी की वजह से हुआ, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, it is the energy stored due to its position against the gravity field. And why do we call it potential, because it has possibility to do work later. When I release this particular particle or matter, it will fall back into my hand because of gravity, it will do some work. It has possibility, when I am lifting it up, it has possibility, it is possible that it will do some work later. And because of what, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो दैट्स वाई ये जो मैंने आपको बताया, इस पोटेंशियल एनर्जी का क्या नाम हो गया, इट विल बी डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेम गोज व्हेन आई स्ट्रेच अ रबर बैंड, लाइक एक रबर बैंड को मैंने यहाँ से पकड़ा और व्हेन आई एम स्ट्रेचिंग दैट रबर बैंड के उस मैटर के उस पार्टिकल को मैंने अगर स्ट्रेच कर दिया, उसकी पोजीशन चेंज हो गई ना, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अब मैंने एक रबर बैंड को अगर स्ट्रेच करा तो in that particular rubber band the energy is stored due to change in its position and configuration। अब इसकी configuration change हो गई ना, पहले तो यहीं पे था रबर बैंड, अब इसकी configuration को मैंने change कर दिया, यहाँ तक ले आया। अब इसमें जो force field है जिसके against मैं इसकी position को change कर रहा हूँ, वो कौन सी force है, वो है elasticity। Getting my point? So when I'm releasing that rubber band from this position, it will fall back to its
original configuration. When I'm stretching that rubber band, it has possibility to acquire the same configuration against the elasticity. तो इस पोटेंशियल एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर हुई थी उसका क्या नाम होगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए पोटेंशियल एनर्जी के। अब एक कॉन्सेप्ट आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सबसे पहले हम समझते हैं फ्यूजन क्या होता है, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ना, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्यूजन क्या होता है, फिर उसकी लेटेंट हीट के बारे में समझेंगे। यू ऑलरेडी नो दिस कि व्हेन वी हीट ice, when we increase the kinetic energy of particles in the ice, तो क्या होगा? वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा ना। आइस को अगर हम हीट करेंगे तो वो वाटर में बदल जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस फ्यूजन की अब लेटेंट हीट कौन सी होती है? अब लेटेंट हीट समझते हैं। ठीक है, लेटेंट हीट क्या होता है? हीट तो आप समझते हो कि ना, जस्ट आई एम अप्लाइंग हीट। अब ये लेटेंट का मतलब क्या होता है कि हिडन। अब हिडन हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा? लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? आप काफी इंटेलिजेंट बच्चे लगते हो मुझे। कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वी ऑल नो, जिसको नहीं पता है तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस आएगी इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। बट 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी होती है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी प्रेजेंट होती है। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना घर पे। अगर आपके पास थर्मोमीटर है, डिजिटल थर्मोमीटर या कोई भी ऐसे टेम्परेचर नापने वाला कोई भी आपके पास इक्विपमेंट है, आप देखना कि 0 डिग्री सेल्सियस पे यू विल फाइंड बोथ आइस भी और लिक्विड भी। तो व्हेन आई एम हीटिंग ice at 0 degree Celsius we will find both ice and water। बट ये कैसे हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस पे एक पर्टिकुलर सेम डिग्री पे find both ice and water and how is possible? के अंदर हम हीट अप्लाई कर रहे हैं। मैंने पहले तो आपको बताया था कि मैं जैसे ही उस पे हीट अप्लाई करूंगा दे विल स्टार्ट मूविंग मोर, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनका टेम्परेचर भी इंक्रीज होना चाहिए। बट हेयर एट 0 डिग्री सेल्सियस वट वी विल फाइंड दैट एप्लीकेशन ऑफ हीट इज नॉट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बट चेंजिंग द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अब ये क्वेश्चन हुआ कि जो मैंने हीट अप्लाई करी थी उसने टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज करा, बट while still it increasing the kinetic energy of particles and changing the state from solid to liquid। के अंदर जो मैंने हीट अप्लाई करी वो टेम्परेचर को इंक्रीज क्यों नहीं कर रही है? वो टेम्परेचर को इंक्रीज इसलिए नहीं कर रही है बिकॉज द अप्लाइड हीट और इट्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। मैंने जब पार्टिकल के ऊपर हीट अप्लाई करी तो उसने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, बल्कि वो हीट जो एनर्जी मैंने उस मैटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, बल्कि वो हीट एनर्जी एज अ पोटेंशियल एनर्जी उन पार्टिकल्स में स्टोर हो गई एट 0 डिग्री सेल्सियस। गेटिंग माय पॉइंट? मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी क्या बताया था? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ पार्टिकल ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब इसमें पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज की वजह से, लाइक पहले तो डेंसली पैक्ड थे आइस के अंदर पार्टिकल्स, और मैंने जब उसके अंदर हीट अप्लाई करी एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो क्या हुआ? उनके जो पार्टिकल्स थे पहले तो काफी डेंसली पैक्ड थे, और जब मैंने हीट अप्लाई करी ना उन पे तो दे विल स्टार्ट मूविंग। ठीक है, तो वो चेंज इन पोजीशन की वजह से अगेंस्ट द फोर्स फील्ड, वो फोर्स फील्ड कौन सी थी? जो एटम्स के बीच में जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसके अगेंस्ट, देख देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, उसके अगेंस्ट पोटेंशियल एनर्जी इन स्टोर्ड दैट पार्टिकल ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो जो मैंने हीट एनर्जी दी वो स्टोर हो गई as a potential energy in that particle। That's why the energy applied on ice is stored as potential energy in the particles rather than increasing the temperature। Getting my point? So this is the concept of latent heat of fusion। ठीक है, and same concept होता है when liquid is converting into gaseous state, water is converted into vapors at 100 degree Celsius। 100 degree Celsius is the boiling point of water।
100 डिग्री सेल्सियस पे यू विल सी दैट वाटर विल स्टार्ट वेपोरेटिंग, water will start boiling, and at that boiling point also at 100 degree celsius also that you will find both the state of matter, the vapors and the liquid, and the same concept is applying over there. The applied heat is stored as potential energy of particles, thus not resulting in increasing the temperature of water. Getting my point? इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? latent heat of vaporization. और जब वो फ्यूजन थी, जब वाई से जब वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, that is called as latent heat of fusion. बोथ में क्या कॉन्सेप्ट आया? in latent heat of fusion and in latent heat of vaporization, the conclusion is the heat energy or the applied heat does not increase the temperature but increase the potential energy of particles. अब ये कुछ प्रोसेस के नाम है, लाइक मैंने आपको बताया कि सॉलिड से अगर लिक्विड में बदलते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्यूजन, और जब लिक्विड से सॉलिड में आते हैं तो उसको हम बोलते क्या है? सॉलिडिफिकेशन. ऐसे जब हम लिक्विड से गैस में जाएंगे उसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन, और गैस से जब हम लिक्विड में आएंगे उसको हम बोलते क्या है? कंडेंसेशन. जब हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाएंगे उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, और जब हम गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आएंगे विदाउट गोइंग टू द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर एंड गैस से डायरेक्टली हम सॉलिड में आ रहे हैं उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन. गेटिंग माय पॉइंट? दीज आर जस्ट नेम ऑफ द कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. वेपोराइजेशन, अब जैसे मैंने आपको बताया कि वेपोराइजेशन क्या होता है. वेपोराइजेशन इज something like when liquid is converting into gas. This is what we call vaporization. Vapors form होते हैं at boiling point. Boiling point, water का boiling point क्या है? 100 degree Celsius. तो at 100 degree Celsius the water will start boiling. So the liquid state it will be converting into the gaseous state. Vapor will start forming. Getting my point? So this process is called vaporization. Now what is evaporation? Vaporization and evaporation are two different things. The process is same, the result is same. Liquid is getting converted into gaseous state. In both of the processes, be it evaporation or be it vaporization, in both of the cases, the liquid state is converting into gaseous state. Now, what is the difference? In vaporization, this process is happening at boiling point at 100 degrees Celsius, but in evaporation, this process is happening before reaching boiling point. We've already observed it as well. लाइक आप सब जब कपड़े धोते हो तो आप उनको सुखाते हो ना, तो आप देखते हो कि जो गीले कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं, मॉइस्चर होता है उसके अंदर का, जो वाटर होता है उसको क्या हम बॉईल करते हैं? नहीं करते हैं ना. विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट द लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टिंग इनटू गैसियस स्टेट इन द वेपर्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. अब ये इवेपोरेशन कैसे होता है? फिर मैंने आपको क्या बताया? पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली इन मोशन. अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे इवेपोरेशन होती है. इमेजिन कर लीजिए कि ये यहाँ तक पानी से भरा हुआ है. अब आप देखोगे कि ये यहाँ तक अगर पानी से भरा हुआ है तो यू विल सी कि जो सरफेस पे जो भी पार्टिकल्स होंगे ना लिक्विड पे, कि जो बिल्कुल सरफेस पे जो पार्टिकल्स होंगे ना, दे कैन मूव फ्री. बिल्कुल हवा में भी आ सकते हैं. जो नीचे लिक्विड के अंदर होंगे वो इतने बाहर थोड़ा आ सकते हैं कि सीधा बाहर आ गए. सरफेस पे होंगे उनके लिए इजी है बाहर आना. दिस ग्लास इज अंडर द सन. व्हेन द सनलाइट इज हिटिंग the surface of water, for obvious reasons the temperature at the surface is always higher than the temperature underneath the surface. When the temperature at the surface is higher, that heat increases the kinetic energy of particles at the surface, and if the particles have higher kinetic energy, the particles can move freely. If they can move freely, they somehow can break the surface, and if they break the surface, if the particles have break the surface, then obviously अब मैटर तो पार्टिकल से बनता है ना. तब एक एक पार्टिकल जब सरफेस से निकलते जा रहा है, जब निकलते जा रहा है, तो यू विल सी कि आफ्टर सम आवर्स और सम टाइम यू विल सी अ ड्रॉप इन द लेवल ऑफ वाटर, एंड इन सम डे, मे बी अ डे और 2 days, if put under enough sunlight or enough hot environment, you will see the whole level is dropped down to the bottom. Because of high kinetic energy, the particles keep moving away from the surface, hence resulting in the drop down of the level of the water, and this is what we call evaporation. Evaporation किन किन चीजों पे डिपेंड करती है? लाइक द सरफेस एरिया. आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी या आप कपड़े हमेशा खोल के सुखाते हो ताकि ज्यादा धूप लगे उन पे. देख रहे हो आप कभी कपड़ों को ऐसे बिल्कुल जैसे आप निचोड़ते हो, निचोड़ के जैसे वो बिल्कुल श्रिंक हो जाते हैं ना कपड़े, और श्रिंक क्लोथ तो नहीं सुखाते हो आप उन कपड़ों को बिल्कुल खोल के सुखाते हो. आप खोल के क्यों सुखाते हो? ताकि उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, ताकि जो
सनलाइट उन पे लग रही है, उन कपड़ों पे, वो ज्यादा सरफेस पे लगे। अगर ज्यादा सरफेस पे अगर सनलाइट लगेगी तो ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा है, तो ऑब्वियसली द पार्टिकल्स एट द सरफेस विल बी higher, and with the particles at the surface will be higher, the more number of particles will be getting increase in their kinetic energy. If their kinetic energy has been increased, then they move away from the surface, hence evaporation. Same goes with temperature. अगर temperature जैसे जैसे उसका बढ़ रहा है, अगर ज्यादा हीट पड़ रही है, धूप ज्यादा है, अगर 100 डिग्री तक नहीं पहुंचे हैं तो 80 डिग्री है, 60 डिग्री है, 70 डिग्री है, उस टेम्परेचर पे क्या होगा, उस टेम्परेचर पे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, बिकॉज ऑफ द हीट अप्लाई द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स हैज बीन increased. This increased average kinetic energy of the particles will increase the temperature. Like हमने ज्यादा हीट अप्लाई करी, उसका टेम्परेचर ज्यादा कर दिया, तो उसकी क्यों टेम्परेचर ज्यादा हुआ है, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है ना। अब अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी हैज बीन इंक्रीज, हेंस इवेपोरेशन, बिकॉज हायर kinetic energy the more number of particles will leave from the surface, hence evaporation. अब एक कॉन्सेप्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट, आप समझ लीजिए, ठीक है। खुद काफी क्यूरियस था मैंने जब ये पहली बार पढ़ा था, और when my teacher asked have you observed it, मैं कहा yeah I have observed it, बट डू यू नो द रीजन, आई डोंट नो द रीजन। बट आज की क्लास के बाद, आज ये जब आप वीडियो देखोगे ना, उसके बाद यू विल डेफिनेटली एबल टू काम डाउन योर क्यूरियोसिटी अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अब हम बात कर रहे हैं स्वेटिंग की। स्वेटिंग कैसे होती है? स्वेटिंग क्या होती है कि व्हेनेवर आई गो इन सम हॉट, ह्यूमिड और वार्म एनवायरनमेंट, माय स्किन विल रिलीज लिक्विड which is called as sweat. Why does the body? Have you ever been curious about it? Because to enable evaporation. You know why? Because evaporation causes cooling effect. Now we will understand how the evaporation will cause cooling effect. Getting my point? इससे पहले मैं आपको बताऊं कि evaporation cooling effect कैसे करता है, फिर से मैं आपको बताऊंगा कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है। अगर आप ये टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन अच्छे से फिर से समझ गए, जो भी आपके अंदर क्यूरियोसिटी थी इस पर्टिकुलर टॉपिक को रिलेटेड, ये आपकी हो जाएगी क्लियर। तो हम समझते हैं टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन फिर से। मैंने आपको बता चुका हूं, जस्ट आई एम ट्राइंग टू पुट इन अ वे दैट यू विल एबल टू आंसर दिस क्यूरियोसिटी प्रॉब्लम। सो ये मैंने आपको क्या बताया था कि ये टेम्परेचर है, ये काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। व्हेन आई अप्लाइड हीट ऑन अ मैटर और अ पार्टिकल, the average kinetic energy of particle has been increased. If the average kinetic energy of the particle has been increased, then the temperature has also been increased. दोनों साथ के साथ इंक्रीज होते हैं। अगर ये इंक्रीज हो रहा है, ये मेजर फैक्टर है, ये उसका रिजल्ट है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज द रीजन व्हाई टेम्परेचर हैज बीन इंक्रीज। है दोनों चीज सेम ही, बट आप एक साइंस के स्टूडेंट हो, आपको लॉजिकल वे में सोचना पड़ेगा कि मैंने काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है ना। व्हेन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैटर और अ पार्टिकल हैज बीन इंक्रीज, देन द टेम्परेचर इज बीन इंक्रीज। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो गई थी। तो अब क्या हुआ कि जब मैंने आपको बताया था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हो जाती है तो सरफेस पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, वो तो ज्यादा होती है बजाय नीचे। तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स थे वो सरफेस लूज कर इन्वायरमेंट में चले जाएंगे। अगर इन्वायरमेंट में चले गए तो पार्टिकल्स कम हो गए ना, और वो पार्टिकल्स कम हुए, उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा थी। इफ दोस पार्टिकल्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस, देन यू विल सी दैट उन पार्टिकल्स के लीव करने से जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डाउन हो गई ना। अब आप यूं देखो कि आपकी क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट के अंदर 5 बच्चों के स्कोर तो 50 से कम आए और 5 बच्चों के स्कोर 100 आ गए, बिल्कुल टॉप कर गए 5, और 5 बच्चों के स्कोर अराउंड 50 आ गए। अभी देखो कि जो टॉप के 5 बच्चे थे उनकी वजह से क्या हुआ था कि जो एवरेज स्कोर था ना आपकी क्लास का, वो अराउंड कितना आ रहा था, 75, क्योंकि 5 बच्चों के 50 के अराउंड थे और 5 बच्चों के 100 के अराउंड थे, तो वो 50 और 100 के बीच में आ रहा था कहीं पे। आप समझ रहे हो मेरी बात? अब क्या हुआ कि जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा थे वो क्लास ही छोड़ के चले गए। अब क्लास ही छोड़ के चले गए तो जब एवरेज आएगा, जो आपकी क्लास का एवरेज आएगा, वो उन 5 स्टूडेंट्स का आएगा, और उन 5 स्टूडेंट्स का जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, वो अराउंड 50 ही आएगा, बिकॉज उन सबके 50 के अराउंड ही है। तो जो हाई परफॉर्मिंग थे, जिनके स्कोर मार्क्स सबसे ज्यादा थे, वो तो चले गए। तो अब जो क्लास के अंदर रह गए जिनके अराउंड 50 मार्क्स थे, उनका एवरेज निकालेंगे तो वो एवरेज कम आएगा। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, द पार्टिकल्स विद हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी आर मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस, so average kinetic energy of particles of that matter has been decreased। और अब क्या हुआ, ये क्या था, टेम्परेचर, ये क्या था,
average kinetic energy of particles in that particular matter. Now the average of kinetic energy of particles has been decreased, hence decreasing the temperature, and decreasing the temperature means cooling. So evaporation causes cooling effect. Getting my point? Same thing is happening during sweating. Since I am in a hot and warm environment, and when heat is applied on that sweat, तो वो पानी भाप बन गया, हीट उस पे अप्लाई हुई, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ी, पार्टिकल्स चले गए तो इवेपोरेट हो गया वो स्वेट, वो इवेपोरेट हो गया तो इट विल लीव बिहाइंड अ कूल सरफेस, hence causes cooling effect. Hence evaporation causes cooling effect. So guys, this is it.